कहाँ हुआ? चलिए, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये भी संज्ञा सूत्र है। संज्ञा अर्थात संज्ञा प्रकरण चल रहा था ना, तो ये भी संज्ञा सूत्र है। ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला है। इसमें भी देखते हैं कि क्या कितने हैं। उकाला, अलग अलग पद कर देता हूं। उकाला आगे क्या शब्द है? अच, अच था, और क्या है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब अपने से ये कीजिए कि कहाँ बनेगा। उकालह कहाँ बनेगा? रामह कहाँ बनता है? प्रथमा का एक वचन में। अच भी, ये भी बन जाएगा, ये भी बन। बहुवचन की एक वचन, एक वचन। बहुवचन में तो रामह बनता है, प्लुतः लिखे है ना, तो ये भी। तो कितने पद है इसमें? 3 पद है। सब प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन है, ध्यान रखेंगे। उकालह है, अच है, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः है। अब संधि कर दिए तो ऐसे बन गया है। अब उसके बारे में नहीं करेंगे क्योंकि संधि अभी नए लड़के पढ़े नहीं है, तो इसलिए वो होगा नहीं। तो यहाँ संधि करेंगे ना, तो अच में यहाँ ये हो जाएगा, हट करके ये च को ज हो गया है, और ह को क्या हो गया है? हाँ, छ आदेश हो गया, तो ह्रस्व बन गया है। ठीक, ह्रस्व बन गया है। और यहाँ संधि करेंगे ना, तो ल में ऐसे हो जाएगा, आकार हट करके ऐसा, और ज होकर के बन गया है। ध्यान पर रखेंगे। ये सब उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः व्याकरण पढ़ने से ये पता चल जाएगा आप लोग को आगे कि इसमें क्या क्या पद था। ये तो आगे पता चलेगा ना। तो 3 पद है। चले इसकी वृत्ति देखते हैं। ये भी संज्ञा सूत्र है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है ना। देखते हैं क्या लिख रहे हैं। उश्च 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 इति वह, ये लिख रहे हैं ना। 3 उ को मिला करके वो कर दिए, वह बनाए हैं जी। वह बनाए हैं, कहाँ में ये बनेगा? बहुवचन में बनाए हैं। उ और उ, उ इसमें ओ किया जाए। उ प्लस ऐसे ही लिख देते हैं। उ संधि करेंगे तो क्या बनेगा? उ में संधि करेंगे ना, तो उ और उ में संधि करेंगे तो अ का सवर्ण दीर्घ एक सूत्र आएगा, फिर उ ही बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और इसमें भी फिर प्लुत उ को जोड़ूंगा। ये 3 लिख दिया जाता है दर्शाने के लिए। प्लुत के लिए त्रिमात्रिक आदि करके मान लिए ऐसे कर दिए, ये नहीं कि 3 लिखना ही है। अब इसमें कौन सी संधि होगी? अ का सवर्ण दीर्घ ही एक सूत्र है, उससे होगा तो फिर बन जाएगा उ। तो ध्यान रखेंगे, ये उ बना, और इसमें जस ला करके जस विभक्ति का अस बचेगा, उसको जोड़ देंगे। तो उ और जस है, यहाँ भी कोई संधि कर दिया जाए। यण करेंगे ना, तो उ को वह यण होता है, ध्यान रखेंगे। वह अस मिला देंगे तो वस बन गया। वस को सकार को रुत्व विसर्ग करेंगे तो वह बना है। वह ये जो बनाए हैं इसका बना है, तीनों को मिला करके। उश्च 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 बराबर वह, ये है। ठीक, वह का क्या अर्थ होता है? 3 उकार, एक मात्रा वाला ना, द्विमात्रा वाला और 3 मात्रिक वाला। ध्यान पर रखेंगे, ये बना है। अब इसी उ का जो तीनों को मिला करके वही बना है, इसमें षष्ठी का बहुवचन जोड़ेंगे तो इसमें भी कोई संधि कर दिया जाए। यण करेंगे ना, तो वह हो जाएगा। फिर वह और आम को मिलाएंगे तो वाम बन जाएगा। ठीक, वाम बनाए हैं। वाम का अर्थ क्या? बालका नाम। बालका नाम का क्या होता है? बालका नाम। बालका नाम कंदुकः अस्ति। मान लिए कंदुकम अस्ति करेंगे। बालक का ये कंदुक है, बालक जो खेल रहे हैं उनका ये कंदुक है ना। तो वाम बनाए हैं। वाम का क्या अर्थ होगा? 3 उकारों का ना, 3 उकार का ध्यान रखेंगे। तो वही आगे लिख रहे हैं, उश्च 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 इति वह, जस का रूप है। लिख आगे, वाम काल इव कालो यस्य। यस्य अचह का यह करना है, यस्य अचह। सो अच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्। इन तीनों उकार, ये उकार, तीनों उकार के उच्चारण काल के सदृश काल हैं जिन अचों का। यस्य अच कर देंगे, यस्य लिखे
जिन अचों का उनको क्रम से क्या हो ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा कह रहे हैं। इसके उच्चारण करने में ध्यान रखेंगे एक मात्रा, ध्यान रखेंगे एक मात्रा मतलब 1 सेकेंड ही मान लिया जाए कि इसको उच्चारण करेंगे तो 1 सेकेंड लगता है, इसको दीर्घ वाले को उच्चारण करेंगे तो 2 सेकेंड लगेगा, इसको करेंगे तो क्या लगेगा 3 सेकेंड लगता है। तो इसके इन तीनों के सदृश, इसके सदृश जिस अच में कितना आता है 9 में से एक को मैं पकड़ रहा हूं, अ को पकड़ रहा हूं कि इसके समान अ का भी अच में ये भी आता है ना, अगर काल हो तो इसकी क्या संज्ञा होगी ह्रस्व संज्ञा, और इसके समान अकार का भी काल लगता हो मतलब द्विमात्रा लगता हो द्विमात्रिक वाला, तो इसकी क्या हो जाएगी दीर्घ संज्ञा, इसी अकार का दीर्घ संज्ञा भी हो जाएगा। और इस उकाल के काल के सदृश काल इसमें लगता हो मतलब त्रिमात्रिक लगता हो तो इसकी क्या हो जाएगी प्लुत संज्ञा। यही कह रहा है कि 9 आता है, अच में 9 आता है कि उकाल का 3 होता है कि एक मात्रिक वाला, द्विमात्रिक वाला और 3 मात्रिक। तो इसके काल के सदृश काल नीचे टिप्पणी में थोड़ा सा दे दिए हैं कि वो उकालह का दिए हैं क्या ह्रस्व दीर्घ पुलतः में दिए हैं। 1 नंबर में देखिए कि एक मात्रिक उकार उच्चारण काल सदृश काल को अच ह्रस्व संज्ञा भवती अपने से जोड़ लेंगे नहीं तो आगे आएगा। ठीक, एक का देखते हैं कि एक मात्रिक मतलब 1 सेकेंड ही ले लिया जाए कि 1 सेकेंड उकार के उच्चारण ना उच्चारण काल के सदृश उच्चारण करते हैं उसमें समय लगता है, कितना लगेगा मान लीजिए कि इसका उच्चारण करते हैं तो एक मात्रिक वाले का उच्चारण करेंगे तो 1 सेकेंड मान लीजिए लगे, उस काल के सदृश काल है जिन अच का, मतलब वो काल वाला होगा वैसे अच की, अच में अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ ऐसे की होगी, उसकी क्या होगी ह्रस्व संज्ञा। और इस द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश काल वाला जो अच हो उसको क्या करेंगे उनकी क्या करेंगे दीर्घ संज्ञा। और फिर वही टिप्पणी में दे दिए कि त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण के काल के सदृश काल जिस अच में लगता है उसकी क्या होती है प्लुत। जैसे ऊ को हम लोग उच्चारण करते हैं, ये कहते हैं कि ऊ को क्यों लिए, तो मुर्गे की बोली तीनों प्रकार के उकार का उच्चारण करता है ना, कू 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 ऐसा बोलता है ना, ऐसे करके ध्यान तो तीनों का उच्चारण करता है, एक मात्रिक का भी, द्विमात्रिक का भी, त्रिमात्रिक। तो इसलिए उकार को ही ग्रहण किए गए, नहीं तो इनको पाणिनि जी को आगे वाले ग्रंथ में बोलते हैं अरे उकालह क्यों लिख दिए, अकालह लिख देते कि अ के काल के सदृश काल है जिसका, ऐसे भी तो लिख सकते थे क्योंकि अ क्या है प्रथम प्राप्त कौन है अकार, ऊ तक क्यों गए, अरे पाणिनि जी उकाल क्यों लिख दिए कि ऊ के काल के सदृश, अरे अ के काल के सदृश भी तो लिख सकते थे। तो चलिए उसको लिखे हैं इसलिए कि वो प्रसिद्ध था, मुर्गे आदि की जो बोली है उसमें प्रसिद्ध था, मुर्गा तीनों प्रकार के उकार का कू 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 बोलता है ना, ध्यान रखेंगे तो तीनों का उच्चारण करता है इसलिए उकाल लिखे थे। तो चले देखते हैं, तो इसको उच्चारण करने में 1 मात्रा, इसमें द्विमात्रा, उसमें 3 मात्रा, तक इनकी तो होगी ही साथ में। आइए इसमें अ बोलते हैं तो अ एक मात्रिक 1 सेकेंड वाला भी बोल सकते हैं, आ थोड़ा सा ज्यादा करते हैं तो दीर्घ ना 2 सेकेंड वाला का भी होता है, इसलिए उसकी क्या हो जाएगी दीर्घ संज्ञा। और थोड़ा सा बोलते हैं ना राम ऐसे बोलते हैं ना थोड़ा बढ़ा करके तो ध्यान रखेंगे तो उसमें 3 मात्रा लगे। चले तो सभी का क्या होगा, सभी अचों का ह्रस्व दीर्घ प्लुत प्राप्त है, लेकिन अपने से देखेंगे लृ आदि शब्द है, लृ का उच्चारण करेंगे तो ह्रस्व बोलेंगे लृ, ठीक, 1 मात्रा वाला का उच्चारण करेंगे, द्विमात्रा वाला का उच्चारण करने जाएंगे ना तो प्लुत हो जाता है, दीर्घ करने जाएंगे ना लृ थोड़ा करेंगे ना तो प्लुत हो जाता है, ध्यान पर रखेंगे। तो इसकी 2 ही संज्ञा होगी, एक ह्रस्व हो सकता है और प्लुत होगा। क्यों होगा कि इसके इस लृ का जो है
तीनों उकाल के काल के सदृश काल नहीं होता है। उच्चारण करके देखेंगे तो थोड़ा सा ये होता है, ध्यान रखेंगे। तो इसकी दो ही संज्ञा होगी, कौन कौन? हरस और प्लुत होगा। अब चलते एंग प्रत्याहार, एंग न करके एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में कितने आते हैं? 4। इन सब का देखेंगे ए ओ आई औ। ए का उच्चारण कर रहा हूं जी, ए का उच्चारण करेंगे तो इसके सदृश इसमें काल नहीं लगेगा। जैसे ओ ए बोलेंगे ना तो थोड़ा सा दीर्घ जैसा हो जा रहा है, तो इसमें इसके काल के सदृश इसमें काल है। और इसके ए ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसका दो संज्ञा इसकी होगी, कौन कौन? दीर्घ और प्लुत। इसका ह्रस्व नहीं हो पाएगा। अब ये थोड़ा सा वो ध्वनि प्रकरण का है, हम लोग का भी ये विषय नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा काम है इसलिए बताया जा रहा है। इसका सूक्ष्म वो किया जाता है, बस इतना समझ करके चलेंगे कि इसका एच में आता है 4, ए ओ आई औ। इनका दो ही भेद होगा, दो ही संज्ञा नाम रहेगा, कौन? दीर्घ और प्लुत ही होगा। लिरिकाल का भी दो ही होगा, कौन कौन? हरस और प्लुत, दीर्घ नहीं होगा। बाकी जो बच गए, एक लिरी को निकाल देंगे और एच में 4 को निकाल दिया, 5 निकाल देंगे, बाकी कितने बच गए? 4, क्योंकि अच में 9 आता था। 4 में कौन कौन बचा? अ ई उ री। इनका क्या होगा? तीनों संज्ञा होगी जी, ध्यान पर रखेंगे। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इसका भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत होगी, लेकिन इसका सिर्फ क्या होगा? ह्रस्व और प्लुत, और इनका दीर्घ और प्लुत होता है। उच्चारण करेंगे ना तो ऐसा आता है। चले आगे, ये किए जी। स से किसको लेना है? देखा 2 नंबर में दे दिया है कि स से लब्ध ह्रस्वादि संज्ञा को अच। जिसको ह्रस्वादि संज्ञा कर दिया है ऐसे अच को लेना है। तो अच में 9 आता है, तो 9 की हम लोग क्या कर दिए? 9 जो अच में आता है उसको ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा कर दिए है, उसी को स से लेना है। स प्रत्येकम उदातादि भेदेन कृत, कि वह अच जिसने क्या प्राप्त कर लिया है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा प्राप्त कर लिया, उसके क्या होता है? उदात आदि, उदात अनुदात स्वरित भेद से क्या होता है? 3 प्रकार के, ठीक है, उदात अनुदात स्वरित। चलते हैं तो उदात अनुदात स्वरित करने वाला सूत्र है जी, उच्चई रुदात। उच्चई ना सरल है इसका, उच्चई, उच्चई था, ऊंचाई ही अलग कर देंगे, ऊंचाई शब्द है। और उदात, उदात कितने पद है? हाँ, ये स को ऋतु विसर्ग करेंगे ना तो ऋतु विसर्ग नहीं हो पाएगा, ये अव्यय पद है और ये प्रथमांत ना, 2 पद है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सूत्र है? उसमें भी वैसे ही निचैस शब्द है जी, अव्यय पद है। और अनुदात, ये प्रथमा का एक वचन, ये भी है। अच्छा, तीसरा सूत्र देखते हैं, समाहारः स्वरितः। ये समाहारा भी प्रथमा का एक वचन, स्वरितः भी प्रथमा का एक वचन। यही अभी तो प्रतिज्ञा किए थे कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा लब्ध प्राप्त हो गया है, ऐसे अच को पुनः क्या होता है? 3 प्रकार के, उदात अनुदात स्वरित भेद से 3 प्रकार करेंगे, ठीक। जैसे ह्रस्व अकार, ह्रस्व अकार ना, ह्रस्व अकार लिखे थे जी। तो ह्रस्व आकार जो है, ह्रस्व आकार खाली एक था, दीर्घ आकार, दीर्घ आकार अलग अलग ही लिख लेता हूं। और प्लुत आकार, प्लुत आकार, ये इसका 3 किए थे। अब इसमें कह रहा है कि इसका एक एक का क्या कर रहा है? उदात अनुदात स्वरित। इस भेद से कितना पुनः इसका 3 भेद किया जा रहा है, तो इसमें भी तीनों जोड़ेंगे, उदात अनुदात स्वरित, उदात अनुदात स्वरित, उदात अनुदात स्वरित जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएगा ना। अरे एक एक में पुनः 3-3 हो जाएगा। पहले तो आकार एक ही हम लोग जानते थे, उसका 3 भाग में बांट दिया।
और तीनों में कह रहा है कि उदात अनुदात स्वरित, एक एक में लगाएंगे, उदात अनुदात स्वरित, उदात अनुदात स्वरित, उदात अनुदात स्वरित लगाएंगे तो 3 3 3 3 6 तितरी के 9 भेद हो जाएगा ना। इसके लिए संज्ञा थोड़ा सा बता दिए थे कि उच्चै ही उदाता, उसकी वृत्ति भी लिखे हैं। हाँ, नीचे लिख दिए है शायद, कहाँ लिखे है, 3 नंबर में देख लेना, एक लिखे है तालवादीसु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नो अच उदातः, उदात संज्ञा स्यात्, चाहे भवती ऐसे बोलते हैं जी। तालवादीसु लिखे है ना। अच्छा, सिद्धांत में मूल में ही दिया है सभागेषु लिख दिए एक शब्द, तालवादीसु के बाद क्या दिए ना, सभागेषु एक पंक्ति दे दिए, और सब वैसे ही है कि तालवादीसु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नो अच उदात संज्ञक। चलते हैं, देखते हैं कि क्या कहे। अकार का उच्चारण स्थान हम लोग थोड़ा सा जानेंगे आगे भी, अभी जानते हैं वो अकार कहाँ से उच्चारण होता है, कंठ से। अकु अभिसर्जरिया नाम कंठ, ऐसे ही आता है ना, तो कंठ से उच्चारण होता है। तलवादी से वही 5 स्थान लेना है, तालु, कौन, कंठ, जीवा, मूर्धा, ये सब करके लेना है, तो आदि से सभी लेना है। तो तलवादीसु स्थान कैसा है, सभाग वाला है। सभाग का अर्थ क्या होता है, हाँ, भाग के साथ है, मतलब खंड खंड है, एक नहीं है, उसमें 2 भाग माने। मान लीजिए कि कंठ इतना, तालु से मान लीजिए कि ये तालु, ऊपर के भाग को तालु बोलते हैं ना। अब इसको करें कि इसका 2 भाग बनाएंगे, एक ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग, ठीक। कंठ मान लीजिए तो एक ऊपर का भाग कर दिया जाएगा, एक नीचे का भाग, ठीक। तो तालु आदि में जैसे कंठ ही लिए, इसके ऊपर के भाग से जिस अच का, मतलब अकार का ही होगा उच्चारण, जिस अच का क्या हो, अरे निष्पत्ति उच्चारण होता है, उसकी क्या होगी, उदात संज्ञा। यही बोलता है जी कि तलवादी स्थान कैसा, तलवादी स्थान है सभाग वाला, मतलब कि खंड सा अवयव वाला है, कि अवयव वाला जो तलवादी स्थान है उसके ऊपर वाले भाग से जिस अस की निष्पत्ति होती है, उच्चारण होता है, उसकी क्या होगी, उदात संज्ञा। जैसे कंठ के ऊपर भाग से आकार का उच्चारण करेंगे, उसकी उदात संज्ञा। और नीचे ही अनुदाता लिखे थे, इसका भी वही अर्थ करना है जी। वृत्ति ये का याद रखेंगे ना, वैसे ही कि तलवादीसु सभागेषु स्थानेषु अधो भागे निष्पन्नो अच अनुदात संज्ञा। अनुदात संज्ञा कि तलवादी स्थान, ध्यान रखेंगे, मुख में होने वाले तलवादी स्थान के नीचे वाले भाग से जिस अच की क्या हो, निष्पत्ति हो, मतलब उच्चारण होता है, उसकी क्या हो जाएगी, अनुदात। तो ध्यान दीजिए, कंठ हम लोग के यहाँ है, इसके ऊपर वाले भाग सूक्ष्म है। अब इसको बस खाली प्रक्रिया दिखा देता हूँ जी, कि ऊपर वाले भाग से यहाँ से अगर आकार का उच्चारण होता है तो इसी आकार का नाम क्या हो जाएगा, उदात। ध्यान रखेंगे, उदात हो जाएगा। और यहाँ से आकार का उच्चारण करेंगे तो इसी आकार का नाम क्या हो जाएगा, अनुदात। अब एक और रह गया है समाहार स्वरितः का, उसकी विवृत्ति लिखे होंगे। उसकी विवृत्ति क्या लिखे है, 5 नंबर में लिखे हैं भाई, ध्यान रखेंगे, वहां वृत्ति नहीं लिखी गई है समाहार स्वरितः में। हाँ, ध्यान कि उदातत्व अनुदातत्वयोर एकत्र समाहारः यत्र सो अच स्वरितः, ये लिख रहे हैं जी। कि मनुष्य में कोई धर्म रहता है, कौन सा धर्म रहता है, मनुष्यत्व। घट में घटत्व रहता है, घट में घटत्व रहता है। सिंह में कौन सा रहता है, सिंहत्व। ये सब धर्म रहता है, सिंहत्व। ध्यान पर रखेंगे। उदात में कौन सा धर्म रहेगा, उदातत्व। और अनुदात में अनुदातत्व। नरसिंह भगवान में कौन सा धर्म था, दोनों धर्म है जी, सिंहत्व भी है, नरत्व भी है। ध्यान रखेंगे, ठीक, उनमें दोनों धर्म मिला है। नरत्व भी मतलब मनुष्यत्व कहिए, नरत्व कहिए, मनुष्यत्व भी है और सिंहत्व भी है। वैसे ही ये बता रहे हैं
इसमें तो देखिए ये ऊपर वाले से इसमें सिर्फ कौन सा धर्म रहेगा इस आकार में? उदात्तत्व रहेगा, और इसमें रहेगा अनुदात्तत्व। अब स्वरित किसकी करेंगे? करें कि जिसमें दोनों धर्म मिला हो, मतलब उदात्तत्व भी मिला हो, मनुष्यत्व। सिंह में खाली सिंहत्व रहता है और हम लोगों में खाली मनुष्यत्व नरत्व रहता है, और नृसिंह भगवान में दोनों धर्म रहता है ना। अब ये वैसे ही उदात्तत्व अनुदात्तत्व दोनों धर्म मिलाना है किसी आकार में, तो कैसे उसका उच्चारण करेंगे कि दोनों मिला रहेगा? कहाँ से उच्चारण किया जाए? ये कंठ का ये चित्र मान लीजिए बनाया हूँ, बीच से करेंगे तो नहीं होगा, मतलब ऊपर नीचे दोनों के उच्चारण। अरे बीच से करेंगे तो किसी का धर्म ही नहीं आएगा, वो तो एक हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों को मिला करके हो आकार का उच्चारण, ध्यान रखेंगे आकार का। मान लीजिए ये भी धर्म इसमें आता हो, ये भी इसमें रहता है उदात्तत्व और अनुदात्तत्व, मतलब ऊपर नीचे दोनों को आकार उच्चारण करते समय कंठ के ऊपर नीचे दोनों तरफ जाए, ठीक, उसमें दोनों धर्म मिलेगा। कौन? उदात्तत्व और अनुदात्तत्व, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे वर्ण का कि उदात्तत्व अनुदात्तत्व ये दोनों में एकत्र लिखा है ना, जिसमें समावेश हो, ऐसे अच की क्या होगी? स्वरित संज्ञा। यही किए जी, तो इसकी स्वरित संज्ञा हो जाएगी। वैसे ही इचु यत्सा नाम क्या होता है? तालु ना, इकार का स्थान है तालु। मान लीजिए तालु है, तालु को भी इतना बड़ा मोटा बना दिया, तो ऊपर वाले से होगा इसका नाम हो जाएगा क्या? उदात्त ना, और नीचे से होगा अनुदात्त, और दोनों मिला हो, मतलब ऊपर नीचे दोनों में, उसको क्या? स्वरित होगा। तो चले 9 प्रकार के हो गया ना। जैसे आकार का ही बोलेंगे ना, ह्रस्व, देखिए ह्रस्व आकार यहाँ लिखे थे, ह्रस्व आकार उदात्त, ह्रस्व आकार अनुदात्त, ह्रस्व आकार स्वरित, 3 हो गया। चलिए दीर्घ में, दीर्घ आकार उदात्त, दीर्घ आकार अनुदात्त, दीर्घ आकार स्वरित। प्लुत में चलिए, प्लुत आकार उदात्त, प्लुत आकार स्वरित, ये हो गया 9 बोल दिए ना। 9 प्रकार के आकार, ऐसे ही सब इकार का भी बोलेंगे। उसी में और कुछ लिखे थे, समाहार स्वरिता का सूत्र की वृत्ति देखे, वो वृत्ति तो नहीं है लेकिन बताए, स 9 विधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्व अननुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। जो 9 प्रकार के हम लोग बोले, अभी बोले ना 9 प्रकार के, उसमें भी कह रहे प्रत्येक की अनुनासिकत्व और अननुनासिकत्व भेद से 2 प्रकार, मतलब अनुनासिक वो धर्म बता दिए कि अनुनासिक धर्म वाले और अननुनासिकत्व धर्म वाले, ये लेंगे। इस भेद से क्या होगा? पुनः 2 प्रकार के। तो 9 में पुनः 2 प्रकार और करना है, तो 9 में एक में क्या होगा? अरे 9 दूनी 18 हो जाएगा। जैसे अब खाली उच्चारण करेंगे, ह्रस्व आकार उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व आकार उदात्त अननुनासिक। आगे ह्रस्व आकार अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व आकार अनुदात्त अननुनासिक। अभी उसी के चल रहे जी, ह्रस्व आकार स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व आकार स्वरित अननुनासिक। इसका 6 भेद हो गया। 6 भेद ध्यान पर रखेंगे, खाली ध्यान पर रखेंगे तो होगा। इसमें चलिए दीर्घ, दीर्घ आकार उदात्त, उदात्त तक तो पहले बोले थे, एक बार उदात्त में अनुनासिक जोड़ देना है, एक बार अननुनासिक जोड़ेंगे। कि फिर से दीर्घ आकार उदात्त अनुनासिक, दीर्घ आकार उदात्त अननुनासिक, दीर्घ आकार अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ आकार अनुदात्त अननुनासिक, दीर्घ आकार स्वरित अनुनासिक, दीर्घ आकार स्वरित अननुनासिक। अब इसमें आइए 6 बोलना है। प्लुत आकार उदात्त अनुनासिक, प्लुत आकार उदात्त अननुनासिक, प्लुत आकार अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत आकार अनुदात्त अननुनासिक, प्लुत आकार स्वरित अनुनासिक, प्लुत आकार स्वरित अननुनासिक। ये रटना नहीं था, एक बार खाली ध्यान पर माइंड में रखेंगे ना क्या क्या जोड़ना है। इसी के जगह ह्रस्व के जगह ह्रस्व इकार बोल देता हूँ। ह्रस्व इकार, हाँ बोलिए, हाँ अब से बोलिए, ह्रस्व इकार, हाँ हाँ हाँ, फिर हाँ हाँ हाँ, स्वरित
अब दीर्घ में आइए, दीर्घ इकार कर देना है। बोलिए, जल्दी बोलिए, खत्म, समय बहुत हो गया है। दीर्घ इकार, हाँ, इकार स्वरित अनुनासिक, दीर्घ इकार स्वरित अनुनासिक। प्लुत में जाइए, प्लुत इकार उदात अनुनासिक, प्लुत इकार उदात अनुनासिक, प्लुत इकार अनुदात अनुनासिक, प्लुत इकार अनुदात अनुनासिक, प्लुत इकार स्वरित अनुनासिक, प्लुत इकार स्वरित। तब बहुत कुछ हो गया, इतना जा करके 2 घंटा 3 घंटा मेहनत